गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था इस क्षेत्र का पार्ट नंबर 5 रीड करेंगे। प्रत्येक राज्य या प्रत्येक प्रदेश में वहाँ के निवासियों की आय उसके रोजगार में वृद्धि करने की संभावना होती है। ये पर्यटन और क्षेत्रीय शिल्प उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी जैसी नवीन सेवाओं के माध्यम से हो सकता है। इनमें से कुछ के लिए समुचित योजना सरकारी सहायता की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए योजना आयोग, जो भारत का प्रधानमंत्री होता है, के अध्ययन के अनुसार यदि पर्यटन क्षेत्र में सुधार होता है तो हमें प्रति वर्ष 35 लाख से अधिक लोगों को अतिरिक्त रोजगार प्रदान कर सकते हैं। जितने पर्यटन देश के अंदर पर्यटक ज़्यादा आएंगे, इतने ही लोगों को रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। हम जानते हैं कि चर्चा किए गए कुछ सुझावों के अमल में लंबा समय लगेगा, अतः छोटी अवधि के लिए हमें कुछ द्रुत उपायों की ज़रूरत है। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने अभी हाल ही के वर्षों में 200 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए कानून बनाया है। काम का अधिकार 200 जिलों के अंदर स्टार्ट करने के लिए ये 2005 से स्टार्ट किया गया था और राजस्थान स्टेट से स्टार्ट किया गया था सबसे पहले। इसको बोलते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। 2005 में पहला राज्य राजस्थान था और अब इसके लगभग 500 प्लस जिलों में इसका ये काम चल रहा है। पूरे देश के अंदर बहुत से स्टेट इसके अंदर चल रहे हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत। इसमें उन सभी लोगों को जो काम करने में सक्षम हैं और जिन्हें काम की ज़रूरत है, सरकार द्वारा वर्ष में 100 दिन के रोज़गार की गारंटी दी गई है। एक वर्ष के अंदर 100 दिन का रोज़गार सरकार देती है उन लोगों को। इसको मनरेगा योजना बोलते हैं। अब यदि सरकार रोज़गार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो वहाँ लोगों को बेरोज़गारी भत्ता भी देगी। अगर रोज़गार नहीं मिलता है तो 100 दिन की सरकार उनको भत्ता देगी। अधिनियम के अनुसार अंतर्गत उस तरह के कामों को वरीयता दी जाएगी जिसमें भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलती है। संगठित और असंगठित क्षेत्र के रूप में क्षेत्रकों का विभाजन कैसे किया गया है? संगठित और असंगठित। अब हम आर्थिक कार्यों को विभाजित करने के लिए एक अन्य तरीके का परीक्षण करते हैं। इसे लोगों के नियोजित होने का आधार भी देखते हैं। काम करने की शर्तें क्या हैं इसके अंदर? कोई नियम और विनिमय नियम भी हैं जिनका उनके रोजगार के संदर्भ में कोई अनुपालन किया जाता है। कांता एक संगठित क्षेत्र के अंदर काम करती है। संगठित क्षेत्र में वे सभी उद्यम और कार्यस्थान आते हैं जो रोजगार की अवधि नियमित होती है, जहाँ टाइम फिक्स होता है और वो सारी सुविधाएं इस क्षेत्र के द्वारा पंजीकृत होते हैं। ये सरकार द्वारा उन्हें सरकारी नियमों विनियमों का पालन अनुपालन करना होता है। इन नियमों और विनियमों को अनेक विधियों जैसे कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवानुदान अधिनियम, दुकान प्रतिष्ठान अधिनियम इत्यादि में उल्लेख किया गया है इनका। इसको संगठित क्षेत्र कहते हैं क्योंकि इसकी कुछ औपचारिक प्रक्रिया एवं कार्यविधि भी है। कुछ लोग किसी के द्वारा नियोजित नहीं होते हैं बल्कि वे स्वतः यानी अपने आप काम करते हैं, परंतु वे भी अपने को सरकार के समक्ष पंजीकृत करवाते हैं, रजिस्टर्ड करवाते हैं और नियमों विनियमों का अनुपालन भी करते हैं। संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं। उनमें एक निश्चित समय तब तक ही काम करने की आशा की जाती है। यदि वे अधिक काम करते हैं तो नियोक्ता यानी नियुक्तिकर्ता द्वारा उन्हें अतिरिक्त वेतन दिया जाता है। जो उनको अपॉइंट करता है उनको अलग से वेतन दिया जाता है। वे नियोक्ता से कई दूसरे लाभ भी प्राप्त करते हैं। वे लाभ होते हैं सवेतन छुट्टी, अवकाश काल में भुगतान, भविष्य निधि, सेवानुदान इत्यादि भी पाते हैं। वे चिकित्सीय लाभ पाने के हकदार होते हैं यानी मेडिकल भी उनका होता है। मेडिक्लेम के जरिए वो अपने वो लाभ सारे लेते हैं। नियमों के अनुसार कारखाना मालिक को पेयजल, सुरक्षित कार्य, पर्यावरण जैसी सुविधाओं को सुनिश्चित करना होता है। जब वे सेवानिवृत्त होते हैं तो पेंशन भी प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत कमल असंगठित क्षेत्र में काम करता है। असंगठित क्षेत्र छोटी छोटी बिखरी इकाइयों में अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती हैं। यानी हमने देखा है कि या तो सरकारी संगठन या फिर कोई ऐसी कंपनी जो रजिस्टर्ड होती है सरकार से, वहाँ पर ये सारी चिकित्सीय सुविधाएं, सवेतन छुट्टी, अवकाश काल में भुगतान, भविष्य निधि, सेवानुदान ये सारी चीज़ें उनको मिलती हैं। असंगठित क्षेत्र में ये सारे काम नहीं होते हैं, ये इनसे परे होता है। इस क्षेत्र के नियम और विनियम तो होते हैं परंतु उनका अनुपालन नहीं किया जाता।
वे कम वेतन वाले रोजगार हैं, प्राय नियमित नहीं हैं या अतिरिक्त समय में काम करने, सवेतन छुट्टी, अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई भी प्रावधान नहीं होता है। रोजगार सुरक्षित नहीं होता है। श्रमिकों को बिना किसी कारण काम से हटाया जा सकता है। कुछ मौसम में जब वे काम होता है तो कुछ लोगों को काम से छुट्टी दे दी जाती है और बहुत से लोग नियोक्ता की पसंद पर निर्भर होते हैं। नियोक्ता उनको चाहता है तो वो काम करते हैं, नहीं चाहता, पसंद नहीं है तो वो काम वहाँ नहीं कर सकते। इस क्षेत्र में काफ़ी संख्या में लोग अपने अपने छोटे कार्यों जैसे सड़कों का विक्रय और मरम्मत आदि में स्वतः नियोजित होते हैं। इसी प्रकार किसान अपने खेतों में काम करते हैं। ज़रूरत पड़ने पर मजदूरी पर श्रमिकों को भी लगाते हैं। असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का संरक्षण कैसे होता है? संगठित क्षेत्र अत्यधिक मांग पर ही रोजगार प्रस्तावित करता है, लेकिन संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में अत्यंत धीमी गति से वृद्धि हो रही है। यह भी आमतौर पर पाया जाता है कि संगठित क्षेत्र असंगठित क्षेत्र के रूप में काम करते हैं। वे ऐसी रणनीति एवं कर वचन एवं श्रमिकों को संरक्षण प्रदान करने वाली विधियों का अनुपालन से बचने के लिए अपनाते हैं। ऐसे तरीके तब अपनाए जाते हैं परिणामतः बहुत अधिक श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करने के लिए विवश हुए हैं, जो बहुत कम वेतन देते हैं। उनका प्राय शोषण किया जाता है और उन्हें उचित मजदूरी नहीं दी जाती। उनकी आय कम होती है, नियमित नहीं होती है। इस रोजगार में संरक्षण नहीं है और न ही इनको कोई लाभ मिलता है। सन 1990 से देखा गया है कि संगठित क्षेत्र के बहुत अधिक श्रमिक अपना रोजगार खोते जा रहे हैं। ये लोग असंगठित क्षेत्र में कम वेतन पर काम करने के लिए विवश हैं। अतः असंगठित क्षेत्र में और अधिक रोजगार की जरूरत के अलावा श्रमिकों के संरक्षण और सहायता की भी आवश्यकता है। ये लाचार लोग कौन हैं जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है? ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र मुख्यतः भूमिहीन कृषि श्रमिक हैं, छोटे और सीमांत यानी बहुत छोटे किसान, फसल बटाईदार और कारीगर जैसे कि बुनकर, लोहार, बढ़ई, सुनार आदि से रचित होता है। भारत में लगभग 80% ग्रामीण परिवार छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं। इन किसानों को समय से बीज, कृषि उपकरण, शाक भंडारण सुविधा और विपणन केंद्र की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने की जरूरत होती है। शहरी क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र मुख्यतः लघु उद्योगों के श्रमिकों, निर्माण, व्यापार, परिवहन में कार्यरत आकस्मिक श्रमिकों और सड़कों पर विक्रेता का काम करने वाले, सिर पर बोझा ढोने वाले श्रमिकों, वस्त्र निर्माण करने वालों और कबाड़ उठाने वालों से रचित है। लघु उद्योगों को भी कच्चे माल की प्राप्ति, उत्पाद का विपणन, माल खरीदना और बेचना के लिए सरकारी मदद की आवश्यकता होती है। आकस्मिक श्रमिकों को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में संरक्षण दिए जाने की ज़रूरत है। जो आकस्मिक श्रमिक होते हैं उनको शहरों में और ग्रामीण क्षेत्रों में दोनों जगह संरक्षण दिया जाना जरूरी है। हम यह भी पाते हैं कि बहुसंख्यक श्रमिक अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जनजातियों से हैं, असंगठित क्षेत्र में रोजगार करते हैं और ये श्रमिक अनियमित और कम मजदूरी पर काम करने के अलावा सामाजिक भेदभाव के शिकार भी हैं। अतः आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को संरक्षण और सहायता अनिवार्य है। स्वामित्व आधारित क्षेत्र, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। स्वामित्व आधारित जिनकी स्वामित्व सरकार होती है या फिर कोई निजी क्षेत्र उसका स्वामी होता है, मालिक होता है। आर्थिक गतिविधियों को क्षेत्रकों में विभाजित करने का एक और तरीका है। परिसंपत्तियों का स्वामी और सेवाओं की उपलब्धता के लिए जिम्मेदार कौन है? सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है, उनकी मालिक सरकार होती है और सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध कराती है। निजी क्षेत्र में परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं का वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होता है। रेलवे अथवा डाकघर सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण हैं, जबकि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड यानी टिस्को और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जैसी कंपनियां निजी स्वामित्व में आती हैं। निजी क्षेत्र की गतिविधियों का ध्येय जो है वो लाभ अर्जित करना होता है। इनकी सेवाओं को लाभ करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमें इन एकल स्वामियों और कंपनियों का भुगतान करना पड़ता है। सार्वजनिक क्षेत्र का ध्येय केवल लाभ कमाना ही नहीं होता है। सरकार सेवाओं पर किए गए व्यय की भरपाई करों या अन्य तरीकों से करती है। आधुनिक दिनों में सरकार सभी तरह की गतिविधियों पर व्यय करती है। ये गतिविधियाँ क्या हैं?
सरकार ऐसी गतिविधियों पर व्यय क्यों करती है, ज्ञात करें। कई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी आवश्यकता समाज के सभी सदस्यों को होती है, परंतु जिन्हें निजी क्षेत्र उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं कराते हैं, क्योंकि इनमें से कुछ चीज़ों पर बहुत अधिक पैसा खर्च करने पड़ते हैं जो निजी क्षेत्रों की क्षमता से बाहर होते हैं। इन चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले हज़ारों लोगों से पैसा इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठा करना भी आसान नहीं होता है। फिर यदि वे चीज़ों को उपलब्ध कराते हैं तो इनकी ऊंची कीमत वसूलते हैं, जैसे सड़कों, पुलों, रेलवे पत्तनों, बिजली आदि का निर्माण, बांध आदि से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। इसलिए सरकार ऐसे भारी व्यय स्वयं उठाती है और सभी लोगों के लिए इन सुविधाओं को सुनिश्चित करती है। कुछ गतिविधियां ऐसी हैं जिन्हें सरकारी समर्थन की ज़रूरत पड़ती है। निजी क्षेत्र उन उत्पादों और व्यवसायों को तब तक जारी नहीं रख सकते हैं जब तक सरकार उन्हें प्रोत्साहित नहीं करती है। जैसे उत्पादन मूल्य पर बिजली की बिक्री से औद्योगिक उत्पादन लागत में वृद्धि हो सकती है। अनेक इकाइयाँ, विशेषकर लघु इकाइयाँ बंद हो सकती हैं। यहाँ सरकार उस दर पर बिजली उत्पादन और वितरण के लिए कदम उठाती है जिस पर ये उद्योग बिजली खरीद सकते हैं, और सरकार लागत पर कुछ अंश वहन करती है लागत का। इसी प्रकार भारत सरकार किसानों से उचित मूल्य पर गेहूं और चावल खरीदती है, इसे अपने गोदामों में भंडारित करती है और राशन की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को कम मूल्य पर बेचती है। आपने कक्षा 9 में खाद्य सुरक्षा अध्याय के बारे में पढ़ा है। सरकार लागत का कुछ भाग वहन करती है और इस प्रकार सरकार किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को सहायता पहुंचाती है। अधिकतर आर्थिक गतिविधियां ऐसी हैं जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार पर है और इन पर व्यय करना सरकार की अनिवार्यता है, जैसे सभी के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना। हमने पहले अध्याय में कुछ गतिविधियों पर विचार किया है। समुचित ढंग से विद्यालय चलाना, गुणात्मक शिक्षा, विशेषकर प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य है। भारत में निरक्षरों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। इसी प्रकार हम जानते हैं कि भारत के लगभग आधे बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं। उनमें से 1/4 गंभीर रूप से बीमार होते हैं। हमने शिशु मृत्यु दर के बारे में भी पढ़ा है। उड़ीसा में 87 बच्चे, मध्य प्रदेश में 85 बच्चे। शिशु मृत्यु दर का विश्व के निर्धनतम भागों जैसे अफ्रीकी देशों में से अधिक है। सरकार को भी मानव विकास के पक्षों जैसे सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता, निर्धनों के लिए आवासीय सुविधाएं, भोजन एवं पोषण पर ध्यान देने की जरूरत है। सरकार का एक कर्तव्य है कि यह बजट बढ़ाकर अत्यंत निर्धनों की और देश के पूर्णतः उपेक्षित भागों की देखभाल करे।